बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर बीएलए और बीएलएफ का कहर जारी है। बीएलए और बीएलएफ ने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि कई चेक पोस्टों से पाक आर्मी को भागने तक की नौबत आ गई है और अब ऑपरेशन बाम के जरिए बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबरदस्त चोट दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन बाम नाम से बलूच विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने 3 दिनों तक जो अभियान चलाया था वो अभियान अब खत्म हो गया है। बीएलएफ ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक उसने पाकिस्तानी सेना के 84 ठिकानों पर अटैक किया, जिसमें आईडी ब्लास्ट भी शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे गए और 51 से ज्यादा जवान इन हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीएलएफ का यह कहना है कि पाकिस्तानी सेना के अलावा उसके हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 9 एजेंट भी बीएलएफ ने मार गिराए। बीएलएफ का दावा यह भी है कि ऑपरेशन बाम के दौरान बलूच लड़ाकों ने 7 मोबाइल टावर्स और उनकी मशीनरी को आग के हवाले कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। और यह भी बीएलए का कहना है कि यह तो इस अटैक का एक छोटा सा फेज था, एक छोटी सी किश्त थी, अभी जबरदस्त हमला बाकी है। क्योंकि जिस तरह की रणनीति बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है वो इसी तरह के छोटे छोटे कोवर्ट ऑपरेशन की ओर इशारा कर रही है कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऑपरेशन चलेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तानी सेना को खत्म करते जाएंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को मार रही है और ऑपरेशन बाम पूरा हो गया है। 3 दिन तक 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई 3 दिन तक यह ऑपरेशन बाम चला। इसमें 84 अटैक पाकिस्तानी आर्मी पर किए गए, 50 पाकिस्तानी फौजियों को बीएलए और बीएलएफ ने मार गिराया और आईएसआई के 9 एजेंट भी बीएलएफ ने मार गिराए हैं। ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि 72 घंटे के लिए ऑपरेशन बाम लॉन्च किया गया था और यह सफल ऑपरेशन रहा और इन 72 घंटों में 84 पाकिस्तानी ठिकानों पर अटैक्स किया, चौकियों पर अटैक्स किया, पाकिस्तान के जो मिलिट्री कैंप्स हैं उन पर अटैक्स किया और 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। तो ऑपरेशन बाम पूरा हुआ है, ये दावा बीएलएफ की तरफ से किया गया कि ऑपरेशन बाम पूरी तरह से सफल रहा और जिस प्लानिंग के तहत, जिस रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी लॉन्च किया गया था वो मकसद भी उनका पूरा हुआ है। तो ऑपरेशन बाम जो लॉन्च किया गया था 9 तारीख को, 3 दिन 72 घंटे यह ऑपरेशन चला और 72 घंटे में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा फौजी मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन बाम, आप ये समझिए कि जो अटैक्स ऑपरेशन बाम के जरिए किए गए उससे पाकिस्तान कांप गया। ऑपरेशन बाम में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत कुल 84 अटैक्स किए गए बीएलएफ की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तानी सेना के 50 जवान इस अटैक में मारे गए। ऑपरेशन बाम में 51 जवानों के घायल होने का भी जिक्र है और आईएसआई के भी 9 एजेंट बीएलएफ ने इस दौरान मार गिराए हैं। 7 मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जो मशीनरी है उसको भी नुकसान पहुंचाया, आग के हवाले कर दिया। 24 खनिज ले जाने वाले जो ट्रक थे और गैस टैंकर्स पाकिस्तान के, उनको भी बीएलएफ ने नष्ट कर दिया, नेस्तो नाबूद किया है। 5 से ज्यादा निगरानी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। बीएलएफ ये दावा कर रही है कि 72 घंटे हमने ये ऑपरेशन चलाया था और ये 72 घंटे 72 कामयाब घंटे रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान हमने पहुंचाया है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, और निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल हिमांशी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन बाम तो पूरा हुआ, लेकिन जिस प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन बाम लॉन्च किया गया, 72 घंटे में अपना काम भी पूरा किया, ये इंडिकेट इस चीज को कर रहा है कि अब बाम खत्म हुआ है लेकिन साम, दाम और दंड बाकी है अभी बीएलएफ का और बीएलए का अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। रोहित जी, अगर आप इसका नामकरण ही अगर आप देखेंगे तो बाम का मतलब है सूर्योदय या डॉन। तो उन्होंने नामकरण भी एक ऑपरेशन को जब हम देते हैं तो इस हिसाब से किया है। देखिए, हमने ऑपरेशन जब सिंदूर किया था या इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया था या जो भी आप कहिए, तो अगर किसी ऑपरेशन को आप लॉन्च करते हैं तो उसका जो नाम आप देते हैं वो एक बहुत सोचा समझा एक मैसेज होता है। तो ये एक तरह से नई शुरुआत है। बलूचिस्तान जो अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने ये सिंक्रोनाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं, देखिए 72 घंटे में 84 टारगेटेड, और ये मकरान के तट से लेके आगे इन्होंने जहां तक भी ये जा सकते थे, न सिर्फ इन्होंने अपने आप को बलूचिस्तान तक सीमित रखा है
बल्कि आप देखिए कराची और सिंध में भी इन्होंने हमले किए हैं। तो और इनके जो मेजर साहब का बयान था, उन्होंने कहा था इसके बाद हम इस पर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट भी देंगे, यानी कि अभी हमें उस रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा करनी है जो इनकी तरफ से आएगी। इसका मतलब ये है कि ये अब सिर्फ एक आतंकवादी हमला जैसा पाकिस्तान कहता है वो नहीं रह गया है। इट इज अ प्रॉपर आर्मी टू आर्मी बैटल विच इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। और अब बलोच जो लिबरेशन फ्रंट है वो किसी भी तरीके से जब तक उनको पूर्ण स्वराज वहां नहीं मिलेगा वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो लोग ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो बहुत क्लियर हैं कि जिस प्रकार से लगातार उनके लोगों का शोषण हो रहा है, उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है, चाइना को सी पैक की वजह से जो यहां से फायदा हो रहा था, वो सब चीजें खत्म होकर अब उनको पूर्ण स्वराज इस क्षेत्र में चाहिए। और जिस तरीके से अगर उन्होंने ये सिर्फ एक ट्रेलर दिया है तो शायद आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी फौज के लिए स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने एक आर्मी के अगेंस्ट में, देखिए जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि ड्रोन्स खत्म कर दिए, संचार प्रणाली ठप कर दी, लॉजिस्टिक सिस्टम को खत्म किया गया है, फौज की चौकियों पे उन्होंने हमला किया है, तो वो कहीं से भी अपने दमखम को अभी अगर ट्रेलर के माध्यम से दिखा रहे हैं तो आगे उनके पास क्या क्या संसाधन है, साजो सामान है और किस तरीके से हमला करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह में उनको चुनौती देना पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनकी जगह है और वो वहां के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ हैं, तो दे विल श्योरली हैव अ अपर हैंड। ओवर टू यू रोहित जी। ठीक है, मैं आगे चलूंगा निपुण जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन बाम जो 72 घंटे चला, 3 दिन 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई, ये 3 दिन 72 घंटे ऑपरेशन बाम चलाया अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी, BLA ने और BLF ने। कहां कहां इस ऑपरेशन बाम का इम्पैक्ट देखने को मिला है, उन जगहों को के बारे में आपको बता रहा हूं। मकरान में, रेखशान में, कोलवा, सरावन, इसके अलावा इमलावान, कोह सुलेमान, बेला और कच्ची, ये वो इलाके हैं जहां पर BLF ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, अटैक्स किए हैं। और ये BLF ने जो अपनी रणनीति है उसको चेंज किया है, और इस रणनीति के तहत अब इसी तरह के ऑपरेशन जो कहते हैं ना, आप ये समझिए कि छोटे छोटे ऑपरेशन वो चलाएंगे 2-2, 3-3 दिनों के, जैसा कि उनकी प्रेस रिलीज भी उनकी तरफ से जारी की गई थी। और उन्होंने कहा था कि ऐसे ही छोटे छोटे कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए वो अटैक्स करेंगे, यानी कि पाकिस्तानी सेना को हवा भी नहीं लगेगी कि कब वहां पहुंचे और कब अटैक्स करके चले गए। अभी हाल फिलहाल में हुआ भी है ऐसा, जब 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जब अटैक किया था BLA ने पाकिस्तान के, आप ये समझिए कि जो कैंप था उस पर अटैक किया था और उसमें 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। तो निपुण आलम बयान जी, ये जो स्ट्रैटेजी है ये और ज्यादा घातक होगी पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान में बहुत कमजोर हैं पाकिस्तानी फौज के पांव, भले ही वहां कितना भी दावा कर ले पाकिस्तान के जनरल या पाकिस्तान की सरकार, लेकिन पाकिस्तान के पैर इस इलाके से उखड़ रहे हैं और ये दिखता है साफ। और अब ये कोवर्ट ऑपरेशंस जो हैं, छोटे छोटे ऑपरेशंस जो हैं, ये और कहते हैं ना कि जड़ में मट्ठा डालेंगे पाकिस्तानी फौज की। रोहित जी, आपने मुझसे पूछा प्रश्न? जी जी जी। देखिए रोहित जी, मैं जब भी बलूचिस्तान को देखता हूँ प्रेजेंट में जो मूवमेंट वहां पे चल रहा है, तो मुझे 2006 का एक मैप याद आता है जो अमेरिका के एक ऑफिशियल के द्वारा ब्लड करके पब्लिश किया गया था। उस समय बहुत चर्चा में हुआ आया था। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ कि जो अमेरिकन ऑफिशियल थे, जो गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री में शामिल थे अमेरिका के, उनका कहना यह था कि अगर हम इस रीजन के अंदर चाहते हैं कि पीस रहे, शांति रहे, तो हमको क्या करना होगा, जिस प्रकार की यहाँ पर मांगे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की मांग हो या ईरान के अंदर मांग हो, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि पूरी दुनिया में भी इस बात का कहीं ना कहीं कंसर्न है, सहमति है कि जो बलूचिस्तान की मांग है वो जायज मांग है, और ये आपसे मांग नहीं है, 1948 से मांग आपको देखने को मिलेगी। तो जब बलूचिस्तान में इस प्रकार की आपकी डिमांड आपको देखने को मिलेगी, तो उसको पूर्ति करने के लिए इन सभी को क्या होगा, साथ आना होगा। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान की जो डिमांड है, बलूचिस्तान की जो मांग है, जो ऑपरेशन बाम के माध्यम से अब जो शुरुआत हुई है,
आप सोचिए कि इस प्रकार का अटैक 17 जगह पर अटैक करना, और 17 जगह पर अटैक करना, कहीं पर हैंड ग्रेनेड से अटैक किया गया, कहीं पर और तरीके से अटैक किया गया। तो ये दिखाने का प्रयास है बीएलए का, बीएलएफ का, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का, कि वी आर रेडी फॉर द अटैक। यानी कि हम अटैक के लिए क्या है, रेडी हैं, हम अटैक के लिए क्या है, तैयार हैं, और हम कितनी भी बड़ी क्या कर सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, हम कितनी बड़ी क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं उस संदर्भ में इसको देखता हूं। और बीएलए की जो आवाज है, जो बीएलए की जो डिमांड है, वो सही डिमांड है। उनकी जो डिमांड, इस प्रकार की बातें जो हैं, वो 1948 से वो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हम पहले क्या हैं, बलूची हैं, बाद में हम पाकिस्तानी हैं, बाद में हम लोग और तरह की अपनी पहचान की बात करते हैं। तो मैं इस बात को देखता हूं कि बलूचिस्तान की जो मांग है, वो मांग जायज है। देखना ये है कि कब बलूचिस्तान आजाद हो और कब इस प्रकार के जो ऑपरेशन है, क्योंकि शुरुआत हुई ऑपरेशंस की, आगे और भी हमको देखने को मिलेगा कि बलूचिस्तान में और भी बहुत सारे ऑपरेशंस। बात यह कि अमेरिका जैसे कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि बगैर इस प्रकार की आवाजों को, इनको संतुष्ट किए बगैर इस रीजन के अंदर पीस नहीं आ सकता। और ईरान के ऊपर अगर बड़ा अटैक करना है, तो बलूचिस्तान की इस डिमांड को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को मानना भी पड़ेगा। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ग्लोबल डैश पर आप देखेंगे तो इनकी जो डिमांड है, मांगे, वो कहीं ना कहीं आपकी जायज आपको देखने को मिलेगी। जी रोहित, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है हिमांशी जी। मांगे जो है वो बलूचिस्तान की पूरी तरह से जायज़ हैं, और जायज़ इसलिए भी हैं क्योंकि ये जुल्म का शिकार रहे हैं। जो पाकिस्तान का मेन कैरेक्टर वो यही है कि जुल्म करो और जुल्म करो। यही पूर्वी पाकिस्तान में भी हुआ था। जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था तो क्या सलूक वहां पर किया गया था, ये हम सब ने देखा था। और यही एग्जैक्टली बलूचिस्तान के साथ भी होता आ रहा है, और अब से नहीं, सालों से होता आ रहा है। और वही सालों का गुबार धीरे धीरे बढ़कर आज वो विस्फोटक बन गया, पाकिस्तानी फौजियों को मार रहा है। जी रोहित जी, जैसा निपुण जी ने भी कहा कि देखिए, ये जो उनकी जायज मांगे हैं, उनको मान लेना चाहिए। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान जो है सबसे बड़ा इनका प्रोविंस है, संसाधन उनके पास सबसे ज्यादा हैं, और जो आप वहां पे पोर्ट बनाते हैं या सीपैक शुरू करते हैं, तो वहां की जनता जो है ना, उनको शिक्षा मिल रही है, ना उनको जो वहां पे संसाधन है उसमें कोई हिस्सा मिल रहा है। उनके पास अगर 2% अगर रह जाता है और उनका किसी भी तरीके से विकास नहीं होता है, अगर आप उनके हाथ में कलम पकड़ाएंगे तो वो कभी बंदूकें नहीं पकड़ेंगे। लेकिन आप वहां पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनका इस तरीके से जो मांगे हैं वो बहुत जायज हैं। इतना ज्यादा वहां पे मानव अधिकार हनन हो रहा है, बच्चे उनके गायब हो जाते हैं, लड़कियां जो हैं गायब हो जाती हैं। अभी भी आप देखिएगा, जैसे ही ये अटैक हुआ है, इसके बाद सडनली एक तरीके से वेव आएगी जब लोग गायब होने लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है बहुत ज्यादा दमन वहां पे करती है। कैसे कैसे बहुत सालों से देखिए हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और इतनी भयानक रिपोर्ट आती है कि लोगों के ऊपर नमक डाल के छोड़ दिया या एसिड डाल के छोड़ दिया, मास ग्रेव्स मिलती हैं कितने। आप देखिएगा, देखिए कोई भी अगर इंसान है, नॉर्मल एक नागरिक है देश का, वो कभी भी नहीं चाहेगा अपने देश के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन अगर उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, तो इस तरीके के, अब वो अपनी जो जान है उसको दांव पे लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है। अपना घर बार छोड़ के जंगलों में पड़े रहना, पत्थरों में पड़े रहना, और अपना सब कुछ न्यौछावर करके लड़ाई लड़ना लगातार। देखिए कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है, उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए तो उनकी टेक्निक है हिट एंड रन। वो कहीं पे भी आम जनता को निशाना नहीं बना रहे हैं। अब उन्होंने शुरू किया है, तो जो ये 9 लोग हैं जो पंजाब जा रहे थे बस में, उनको उतार के उन्होंने उनकी आइडेंटिफाई करके उनको शूट किया है। अदरवाइज जो इनका अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ सेना तक सीमित रहता है। वो सेना की गाड़ियों पे हमला करते हैं, चौकियों पे हमला करते हैं, उनकी संचार प्रणाली को ध्वस्त करते हैं, या फिर जो चाइना का वहां पे इन्वेस्टमेंट है उसको वो ध्वस्त करते हैं। अदरवाइज दे आर फाइटिंग अ बैटल जस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वही है और आईएसआई है जो उनको परेशान कर रही है। और अगर उनकी ऑटोनॉमी की मांग को मान लिया जाता, अगर वहां किसी भी तरह का विकास किया जाता और जिसमें बलोचों को शामिल किया जाता, तो शायद जो मई 25 में उन्होंने जो एक पूर्ण स्वराज की मांग की, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट घोषित किया, यूएन को भी कहा है कि हमें मान्यता दीजिए, शायद वो ये नहीं करते। लेकिन जैसा आपने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में ये सेम चीजें हुई थी, तो बिल्कुल भाषा के आधार पे भी हुई थी, और उनको हर तरीके से, देखिए वो मुसलमान ही थे, वो भी मुसलमान ही थे, लेकिन उनको कि वो बांग्ला बोलते हैं, वो उर्दू नहीं बोलते हैं करके उनको दमन किया गया था और दबाया गया था।
सेम बलोचों को भी उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब हमको जो कोऑर्डिनेटेड अटैक देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तानी सेना की जो तकलीफें हैं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और इनका अगर आप देखिए तो आगे कुछ समय में ये इंटरनेट बंद कर देंगे, इनके फोन लाइंस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, रोड सर्विसेज बंद हो जाएंगी, और फिर वहां पे जो होगा सिर्फ तांडव होगा, जिसमें जो बलूची फौजी हैं, जो बीएलएफ के लोग हैं, वो हिट एंड रन करके भागेंगे और इनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इनके जो फौजी हैं वो आते हैं सिर्फ अपनी देखिए ड्यूटी करने। लेकिन बलोचों के लिए ये आजादी की लड़ाई है, उनके लिए पूर्ण स्वराज की लड़ाई है। तो वो जिस पैशन से लड़ेंगे उसको कंपीट कर पाना या उसके खिलाफ लड़ पाना पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निपुण जी। इस बात को मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान छोड़ेगा तो है नहीं। जो उनकी स्वायत्तता की मांग है, ऑटोनॉमी की मांग है बलूचिस्तान की, उस पर पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भी राजी नहीं होगा। और 1971 में भी जो हुआ था वो सिर्फ अगर वहां के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग करते तो नहीं हो पाता। उसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। यहां पर आपको लगता है कि इस तरीके का कोई स्टैंड लिया जाना चाहिए बलूचिस्तान के लिए? ठीक है, बलूचिस्तान लड़ रहा है, ठीक मार रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को, लेकिन उनके पास एक लिमिटेड आर्मी है, लिमिटेड रिसोर्स हैं। पाकिस्तान के पास 6 लाख 6.5 लाख की आर्मी है, तो डिफरेंस तो है ही। निपुण जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ बिल्कुल सर, रोहित सर आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित जी देखिए, 71 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो 74 में जाके पाकिस्तान ने मान्यता दी थी, और वो भी सऊदी के दबाव में कि भैया मान्यता दे दो, नहीं तो क्या होगा, पूर्ण रूप से भारत के ही समर्थन में बांग्लादेश चला जाएगा। यानी कि एक दबाव था सऊदी का, तब माना। तो अब भी इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, और एक बड़ी आर्मी है। लेकिन देखिए क्या है कि बड़ी आर्मी का हम रशिया को उदाहरण देख सकते हैं। यूएसआर का एक बड़ी आर्मी थी, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, यानी कि बाल्कनाइजेशन शुरू हुआ रशिया को, तो रशिया की आर्मी उसको रोक नहीं पाई। लेकिन जब जनता आपके बगावत में खड़ी हो जाती है तो आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन ये बात सही है कि बाहरी समर्थन के बगैर आप इस प्रकार की आजादी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की आजादी को आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन इसी का मैंने आपको ध्यान दिया कि 2006 में जो अमेरिका के एक अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा जो वो मैप पब्लिश किया गया था, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को मानता है कि अगर हमको मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में पीस चाहिए, तो जो इस प्रकार की वॉइसेस हैं इनको हमको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करना होगा, तब जाकर हमको बात करें। और देखिए, मुझे एक संभावना ये लगती है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके सटे हुए बॉर्डर पर, आप देखिए ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है, अगर वेस्ट बॉर्डर पूरा देखें, ईस्ट बॉर्डर, तो वो पूरा का पूरा आपका क्या है, बलूचिस्तान से आपको सटा हुआ दिखाई देगा। तो बलूचिस्तान को कहीं ना कहीं मदद करनी पड़ेगी, तभी बलूचिस्तान की ओर से। भाई हम देखें बलूचिस्तान में रोहित जी कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी का कई एरिया में कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पर बीएलएफ जो चाहे वो करती है, और पाकिस्तान की जब आर्मी का कंट्रोल नहीं है और अमेरिका को ईरान पर एक्शन लेने हैं, तो एक तो फेवरेबल सिचुएशन बलूचिस्तान के लिए बनती है ईरान के एक्शन के ऊपर। दूसरा मैं देखता हूं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना, वो उस तरह का कंट्री बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम बनाएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द बलूचिस्तान, मतलब एक ऐसा कंट्री जहां पर सभी को क्या होगी, वो पाकिस्तानी जैसी जो एक क्या ना महाबकवास जो बात बनाई गई कि हम एक थर्डोक्रेटिक बनाएंगे, धर्म के आधार पर बनाएंगे, उस तरह की बात बलूचियों की नहीं है। तो जब उस प्रकार की डिमांड, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की वैल्यूज के क्या करती है, सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि समान देखने को मिलेगी। रही बात भारत की, देखिए भारत का स्टैंड मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले काफी बदला है। हमारे पीएम ने खुद लाल किले की प्राचीर से, आपको याद होगा, बोला भी था कि हम बलूचिस्तान की वॉइस का समर्थन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का ओपनली समर्थन चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, अभी उस तरह का ओपनली समर्थन हमारी ओर से नहीं है। उसका रीजन एक ये है कि देखिए बांग्लादेश को अलग कराना हमारे लिए संभव था, क्योंकि बीच में ज्योग्राफिकली हम बहुत अच्छे से लोकेटेड थे। लेकिन बलूचिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोकेटेड नहीं है जी रोहित। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि बलूचिस्तान की मांग केवल पाकिस्तान के बलूच वाले एरिया की नहीं है,
बलूच एरिया बहुत बड़ी मात्रा में आपको ईरान के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम जिसको बलूचिस्तान पूरा पूरा बोल रहे हैं, तो ईरान की भी बहुत सारी लैंड, अफगानिस्तान की बहुत सारी लैंड को लेकर बनेगा। तो बात यह कि अगर भारत समर्थन करता है तो कहीं ना कहीं ईरान और अफगानिस्तान से हमारे संबंध खराब होते हैं। तो एक बड़ा मायने में बड़ा पर्सपेक्टिव पे देखना होगा कि किस प्रकार बलूची अपनी डिमांड को या अपने मैप को प्रभावित करते हैं।